नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कृषि कानूनों के खिलाफ आज दिल्ली में अकाली दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोकसभा से बिल पास होने के 1 साल के मौके पर अकाली दल ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। तैयारी तो थी संसद तक मार्च करने की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर पानी फेर दिया। इस प्रदर्शन में शामिल हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल समेत पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में ले लिया। जुलूस, हंगामा, टकराव। दिल्ली की सड़कों पर आज सुबह से यही मंजर बना रहा। वजह फिर से बने कृषि कानून, जिसके खिलाफ अकाली दल ने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की थी। मौका था संसद से कृषि कानूनों के पास होने के 1 साल पूरा होने का। लोकसभा से आज के ही दिन यानी 17 सितंबर को तीनों कानूनों को मंजूरी दी गई थी। कृषि कानून के मुद्दे पर ही बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी ने पिछले साल ही सरकार छोड़कर गठबंधन तोड़ दिया था। अब आज के दिन को काला दिवस बताते हुए अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता राजधानी की सड़कों पर उतर आए। गुरुवार रात से ही पंजाब से अकाली कार्यकर्ता राजधानी पहुंचने लगे थे। रकाबगंज गुरुद्वारे पर जुटे कार्यकर्ता आज संसद तक विरोध मार्च निकालने की तैयारी में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी और संसद जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर डट गई थी। मार्च निकालने पर अड़े अकालियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस से इनकी धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया और बस में भरकर थाने भी पहुंचाया। लेकिन अकालियों की तादाद लगातार बढ़ती गई। बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बहादुरगढ़ बॉर्डर सील कर दिया। दिल्ली के कई अंदरूनी रास्ते भी बंद कर दिए। इससे दिल्ली की सड़कों का दम घुटने लगा और चंद मिनटों में ही कई रास्तों पर लंबे जाम के हालात बन गए। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी यही हालत दिखी। बैरिकेडिंग के चलते यहाँ भी लंबा जाम लग गया। लेकिन रकाबगंज गुरुद्वारे के पास हालात जस के तस बने रहे। सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में अकाली कार्यकर्ताओं की भीड़ जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस को संत मार्ग तक जुलूस निकालने की इजाजत देनी पड़ी। दुख ना कहना पैंदा कि मोदी सरकार ने ते हरियाणा की सरकार ने पूरी रात नाके ला के साडे वर्करां नूं रोकिया, लाठीचार्ज कीते, साडियां गड्डियां तोड़ियां। एक पीसफुल प्रोटेस्ट नूं रोकन करके असीं क्या सी जिम्मेवारी लीती पीसफुल। तुसीं देखो भावें हजारां लोग आए है पर सारे पीसफुल है, एग्जाम्पल है, क्योंकि असीं अमन शांति चाहते हैं। अकाली नेताओं को भी पता था कि संसद मार्च की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, लेकिन पंजाब की सियासत में जगह बनाए रखने और साल भर से चल रहे किसान आंदोलन में अपने हिस्से का क्रेडिट लेने के लिए दिल्ली तक ये दस्तक भी जरूरी थी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अनीशा माथुर, आज तक। अकाली नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी आज कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की सड़कों पर थी। हरसिमरत ने चेतावनी दी है कि बीजेपी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द बीजेपी फिर से 2 सांसदों वाली पार्टी बन जाएगी। साल भर से किसान दे नाल अपने सहयोगी पार्टियां के नाल का विश्वासघात किया, लेकिन सरकार पूरे देश के किसानों का विश्वासघात कर रही है। मेरी सरकार कहती थी आजादी के 75वें साल से 2022 से किसान की आमदन को दुगना कर देंगे। दुगना तक ही करना सी 2020 के काले कानून जोर से जबर के नाल लागू करके देश के किसान, पंजाब के किसान के टिड से लत मारन का काम इस पार्लियामेंट से शरेआम देश से दुनिया के सामने होया। तेरे हो की सरकार की उल्टी गिनती तो पिछले साल शुरू हो गई थी। एक पार्लियामेंट से भी एक बार फिर उन्हें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएंगे। जिस समय अकाली दल साडा साथ कहता सी तो थोड़े कदे 2 MP होंगे। और आपको
बता दें कि तीनों कृषि कानून के 1 साल पूरा होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी हुंकार भरी है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के लिए 10 साल तक अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो वो करेंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं। आज साल भर पूरा हो गया। हाँ जी जिस कानून के खिलाफ आप यहाँ बैठे हुए जी, 1 साल हो गया और बैठे हुए हैं। सरकार कह रही कि इसे 18 महीने इसका इंतजार कर लेते हैं, तो वो 12 महीने तो हो गए, 6 महीने और इंतजार कर लेते हैं। सरकार यही तो कह रही कि हम इसको 18 महीने स्थगित कर देंगे, तो हम भी 18 महीने इसका इंतजार कर लेते हैं और अब घर जाएंगे फिर उसको दोबारा देखेंगे। इसका असर तो दिखाई देने लगा ना। पूरा गांव बर्बाद होते दिख रहे हैं। अभी मंडियां बिकने लगी है, उसकी जो खाली जमीन थी कि मंडियों में इंडस्ट्रीज लगेगी, प्रस्ताव होने शुरू हो गए। एमएसपी की गारंटी नहीं है, सस्ते में अनाज बिक रहा है। 2000 रुपए से लगा के और 500 रुपए तक सस्ता अनाज बिक रहा है आज। अच्छा, आज और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। आज टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और आज के दिन अभी तक देश भर में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी हालांकि अलग अलग कार्यक्रम कर रही है अलग अलग जिलों में, लेकिन ये वैक्सीनेशन का मेगा प्लान है। ये लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। ये नोएडा भोपाल की तस्वीरें, आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखिए किस तरह से टीकाकरण यहां पर किया जा रहा है। मेगा टीकाकरण का कार्यक्रम आज के दिन रखा गया है। टीकाकरण अभियान के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान के रूप में भी मना रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ हुई तो मजार पर दुआएं भी की गई। ये पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए देश भर में महा वैक्सीन अभियान चल रहा है और मध्य प्रदेश में इस अभियान के लॉन्चिंग की ये भक्तिमय तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा अनोखे तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मना रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान उनके जन्मदिन पर रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग हनुमान चालीसा के पाठ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो भोपाल के नरेला विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भजन मंडली के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर महा टीकाकरण अभियान की लॉन्चिंग 71 लोगों को टीका लगाकर की गई। इसके बाद विश्वास सारंग और उनके समर्थकों ने 71 फीट लंबा केक काटकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। भोपाल में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक हुआ। ये तस्वीर वाराणसी के अहिल्याबाई घाट की है। पीएम मोदी की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए 71 बटुक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। इस मौके पर मां गंगा को 71 फीट लंबी चुनरी भी अर्पित की गई। हम सब मां गंगा को चुनरी अर्पित करके बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किए कि हे बाबा, आपने मोदी जी को हम सबको सांसद के रूप में दिया है, इनको दीर्घायु बनाइए, इनको निरोग बनाइए, इनको यशस्वी बनाइए, जिससे देश का जो सपना है मोदी जी का कि देश का सर्वांगीण विकास हो, वो सपना देश का पूरा हो। पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न की ये 3 तस्वीरें हैं जो आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करती नजर आ रही हैं। भोपाल में हनुमान चालीसा का पाठ, वाराणसी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक
और पटना में मजार पर दुआ। ये तस्वीर पटना की है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र के लिए बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना हाईकोर्ट स्थित मजार में दुआ की। मजार में चादर चढ़ाने के बाद शाहनवाज हुसैन ने गरीबों में खाना बांटा। नरेंद्र मोदी जी के लिए हम यही कहेंगे, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। हम ये कहेंगे कि आज का दिन है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर बीजेपी और सहयोगी दलों में जबरदस्त जोश है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने इस मौके पर 71,000 छोटी मछलियों को गंगा में प्रवाहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर उन्हें देश विदेश से बधाइयां दी जा रही हैं। बिहार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी अपने तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां दे रहे हैं। आज गंगा नदी में 71,000 अंगुलिकाओं को, यानी कि जो छोटी मछलियां होती हैं, उन्हें गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। तालाब में मछली पालते हैं तो उसका आयु ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल होता है। जब हम गंगा जी में डाले हैं तो उनका आयु कई वर्षों तक रहेंगे। जब तक वो गंगा जी में रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। तो उसी तरीके से आज उनके जन्मदिन पे हमने सोचा कि आज गंगा जी में मछली का परवाह करें। देश के कोने कोने में आज पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न का रंग नजर आ रहा है। ये तस्वीर भुवनेश्वर की है। ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष समीर मोहंती ने लिंगराज मंदिर में पीएम के लिए दीप जलाए। चेन्नई की तस्वीर देखिए। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने बसंत नगर बीच की सफाई की। सफाई अभियान के बाद जन्मदिन का केक काटा गया। इस मौके पर हैप्पी बर्थडे वाली टी शर्ट पहने लोग नजर आए। पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये इसकी खूबसूरत तस्वीर है। भोपाल से रवीश पाल सिंह, वाराणसी से रोशन जायसवाल और पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है तो विपक्ष तंज कसने से भी नहीं चूक रहा। यूथ कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जन्मदिन पर पीएम मोदी को कम से कम उन किसानों को याद कर लेना चाहिए जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। कन्वोकेशन गाउन में सड़कों पर जूता पॉलिश कर रहे ये लोग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसी मौके की कुछ और तस्वीरें देखिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भेलपूरी और पकौड़े बेच रहे हैं। साथ में मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है नारेबाजी। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन को यूथ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। देश में बेरोजगारी मुद्दे को उठाने के लिए यूथ कांग्रेस ने मोदी के जन्मदिन पर विरोध का ये तरीका चुना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज हम सब युवाएं रोड पर आए हैं क्योंकि उनको यही चाहिए। नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि जो आज का पढ़ा लिखा युवा है वो पकोड़े बेचे, वड़ा पाव बेचे, बूट पॉलिश करे। इसलिए हम सब इधर हैं। यूथ कांग्रेस ने मुंबई में पकौड़े बेचकर विरोध जताया तो पटना में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने टी स्टॉल लगाकर मोदी के जन्मदिन का जश्न मनाया। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। पटना बीजेपी दफ्तर के बाहर टी स्टॉल लगाकर पीएम मोदी की उस पहचान को याद किया गया। प्रधानमंत्री जी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है और इसी चाय को बेचते बेचते स्टेशन से आज देश के मानचित्र पर प्रधानमंत्री जी और पूरे विश्व के मानचित्र पर छा गए हैं। जन्मदिन एक पवित्र मौका होता है। इस मौके पर कड़वी बातें नहीं होती। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विपक्ष में कुछ ऐसी ही भावना नजर आई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बधाई दी तो शिवसेना के संजय राउत ने दिल खोल कर तारीफ की। आज उनके कद का कोई नेता देश में नहीं है, ये भी सबको मानना होगा। मोदी जी की जो भूमिकाएं है या मोदी जी की कार्यपद्धति है उसके बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ये मोदी जी ही है, दूसरे मोदी जी नहीं बन सकते।
जब जन्मदिन देश के प्रधानमंत्री का हो तो देश को उम्मीदें भी बड़ी होती हैं। सहज सवाल उठता है कि पीएम अपने जन्मदिन पर क्या तोहफा देंगे। है कृषि कानून को पास किए हुए वो तो हो ही गया, प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, कई जगहों पर अभी बहुत सारी बधाइयां भी मिल रही हैं, सेलिब्रेशन भी चल रहा है। तो आपको लगता है क्या कि आज का दिन है कि कुछ किसानों को भी तोहफा मिल जाए, कुछ उम्मीद? नहीं, तोहफा क्या को हमें को भीख में चाहिए कि तोहफा कोई देगा, तोहफे थोड़ा चाहिए। जो हमारा हक है वो दे दो, हमारा हमें तोहफे नहीं चाहिए कोई उसमें कि जन्मदिन पर दान पुण्य करेगा वो हमको दे दे। जो हमारा हक है वो दे दो हमारा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, तो मैं बार बार देख रहा हूँ कि मोदी जी बर्थडे गिफ्ट देने वाले हैं जनता को, तो हम शाम तक हमारा पूरा ध्यान उनकी तरफ रहेगा कि मोदी जी जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने वाला केक काट देंगे। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा उठाकर जहां विरोधी पीएम मोदी को गरीब विरोधी दिखाना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से यह मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। बाल्यकाल से लेकर आज तक उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के कल्याण के बारे में सोचा। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत भी यही बताती है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ समिट को संबोधित किया। इस मंच से उन्होंने एक बार फिर आतंकवाद पर करारा चोट किया और कहा कि इससे निपटना बेहद जरूरी है। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने एससीओ रैट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी एससीओ पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन से लड़ाई, क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही। यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है। जरा उनकी रफ्तार देखिए।
रफ्तार, रफ्तार और तेज रफ्तार। अब आप आगे जाने को बात मत करना। कितना हो गया? 120 हुआ है। बस 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये हिंदुस्तान की प्रगति का हाईवे है। और हवा से बात करने वाली कार पर सवार हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कितना हो गया? 120 हुआ है। 160, 170। गडकरी गुरुवार को मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। पहले उन्होंने हाईवे का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया, लेकिन फिर रतलाम की भुतेड़ा में कार पर सवार होकर खुद सड़क के हाल का जायजा लिया। कितना हो गया? 120 हुआ है। 160, 170। आज रोड का मैंने 150 किलोमीटर पे गाड़ी चला के देखी और इसलिए मैंने रोड टेस्ट किया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनको कहा था कि ठीक नहीं होगा तो आपको उखाड़ने के लिए बताऊंगा। और रोड की क्वालिटी अच्छी है। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता देख गडकरी खुशी से गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि 25 साल से हाईवे बनवा रहा हूँ, कहीं कोई खोट नहीं निकाल सकता। मैंने 96-97 में मुंबई और पुणे के बीच में रोड बनाया था। आज 24-25 साल हो गए और रोड पर गड्ढे नहीं। मैं नागपुर का सांसद हूँ। मैंने नागपुर में करीब 350 किलोमीटर कॉन्क्रीट के रोड बने हैं। 20 साल से कोई गड्ढा नहीं है। ये गड्ढा अगर दिखे